जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल चरित्र आपका मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम। आसमान की बुलंदियों को छूने वाला एक साधारण लड़का, गरीबी में जन्मे और कठिनाइयों से जूझते हुए भी उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण और महान सोच से देश को अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अगर सपने सच करना है तो पहले आपको सपने देखने होंगे। यह प्रेरणादायक पंक्ति भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन का सार है। अखबार बेचने से लेकर वैज्ञानिक और देश के राष्ट्रपति बनने तक का सफर हमें यह सिखाता है कि मन में जुनून हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन और युवा आइकॉन क्यों कहा जाता है, आइए हम लोग जानते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और न ही पैसे वाले थे। उनके पास जो नौका थी उससे वे हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वर से धनुषकोडी और धनुषकोडी से रामेश्वर ले जाते थे दर्शन कराने के लिए। कलाम के पूर्वज बहुत अमीर थे। उनके पास कई एकड़ जमीन थी और नाव का बड़ा कारोबार भी था। जब पम्बन पुल का निर्माण हुआ तब उनके परिवार में लोगों को लाने और ले जाने का पूरा व्यापार खो दिया, यानी बंद हो गया, क्योंकि अब पम्बन पुल होने की वजह से नौका या कश्ती की लोगों को अब जरूरत नहीं रही। इस घटना के बाद उनका व्यापार तहस नहस हुआ ही कि साथ ही साथ उनका पैसा और जमीन भी धीरे धीरे खत्म हो गया। कलाम के जन्म होने तक उनका परिवार पूरा गरीब हो चुका था। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। कलाम के जीवन पर उनके पिता का बहुत प्रभाव रहा है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए गए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। माँ का नाम आसियम्मा एक हाउसवाइफ थी। पढ़ाई का ख्वाब आंखों में सजाए नन्हा कलाम बचपन में खेल खिलौनों की उम्र में पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचना पड़ा। सुबह 4 बजे इसलिए उठ जाते थे क्योंकि गणित के शिक्षक मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाते थे, लेकिन इसके लिए भी सुबह 4 बजे जगकर सबसे पहले स्नान करना था, क्योंकि जिन 5 बच्चों को फ्री में गणित की ट्यूशन करवाते थे, अगर वे बच्चे बिना नहाए जाते थे तो उनको वापस भेज देते थे उन लोगों का टीचर, यानी उनका टीचर। ट्यूशन से लौटकर रामेश्वर रेलवे स्टेशन और पास के बस स्टेशन पर रोज अखबार बेचते थे और पढ़ते भी थे ये अखबार को। दिन रात हफ्ते महीने साल बीते। कलाम अब 5वीं कक्षा में आ गए। कक्षा में एक दिन टीचर ने बच्चों से पूछा, पक्षी कैसे उड़ते हैं? कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे पाया। टीचर ने पूरे घंटे समझाया, फिर भी समझ न आने पर अगले दिन टीचर ने बच्चों को लेकर समुद्र के पास गए और उड़ते पक्षियों को दिखाया और उनके उड़ने की वजह बताए। पक्षियों के उड़ने के स्ट्रक्चर को समझाया। सभी बच्चे कहानी सुन रहे थे, लेकिन इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने यह तय कर लिया कि भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। रामनाथपुरम में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली चले गए और वहां से उन्होंने 1954 में भौतिक में स्नातक किया। कलाम 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मद्रास चले गए। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई खत्म करने के बाद डॉक्टर कलाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बतौर ट्रेनी काम करने लगे। इसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली में बतौर इंजीनियर और एयरफोर्स में नौकरी के लिए आवेदन किया। हालांकि डॉक्टर कलाम एयरफोर्स में जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने देहरादून जाकर इंटरव्यू दिया, लेकिन 25 उम्मीदवारों की सूची में 9वें स्थान पर आए। 8 उम्मीदवारों का चयन होना था उस टाइम। इस तरह डॉक्टर कलाम का एयरफोर्स में जाने का सपना टूट गया। कम उम्र में ही डॉक्टर कलाम पर पारिवारिक जिम्मेदारियां आ गई थी। ऐसे में एयरफोर्स में सिलेक्शन न होने की वजह से
पूरी तरह से निराश हो गए थे। उनके पास घर जाने के लिए पैसा नहीं बचा था। निराश होकर डॉक्टर कलाम देहरादून से ऋषिकेश चले गए। वहां पर स्वामी शिवानंद ने एक बालक को निराश देखा। वह बालक कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। तो उनसे बात करने की कोशिश की। जब शिवानंद ने कलाम से बात की तो कलाम ने पूरी बात बताई। इसके बाद स्वामी शिवानंद ने डॉक्टर कलाम को समझाया और उन्हें जीने की राह दिखाई और उन्हें गीता और कुछ पैसे देकर वापस भेजा। डॉक्टर कलाम ने अपने बायोग्राफी में इस बात का उल्लेख किया है कि ऋषिकेश में जाने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। इस घटना के बाद उन्होंने दिल्ली आए और डीआरडीओ ज्वाइन कर लिया और आगे चलकर देश के महान वैज्ञानिक बने। अब्दुल कलाम ने जब इसरो ज्वाइन किया तब उनके सामने अनेक चुनौतियां आई। उन्होंने अपना ऑफिस चर्च में बनवाया और गौशाला में अपनी लैब बनवाई और चर्च के फादर के घर उन्होंने अपना वर्कशॉप बनवाया। समुद्र के किनारे उन्होंने अपना लॉन्च पैड बनवाया। इसके अलावा साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट के छोटे छोटे पार्ट को ले जाने पड़े। इतनी असुविधा होने पर भी इन्होंने 1969 में इसरो के डायरेक्टर बने। तब इन्होंने SLV-3 और PSLV सैटेलाइट को लॉन्च करने का व्हीकल तैयार करने की सोची। कम खर्च के अंदर उन्होंने दोनों प्रोजेक्ट पूरा कर लिए। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए 10 साल तक दिन रात मेहनत की। 18-18 घंटे काम करते थे और कभी छुट्टी नहीं ली। इतनी मेहनत के बाद 1979 में इनका SLV-3 सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल फेल हो गया। उस समय अब्दुल कलाम घबरा गए। प्रोफेसर सतीश धवन ने अब्दुल कलाम को अपने टीम को फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। फिर 1 साल बाद जी जान से मेहनत करने के बाद अब्दुल कलाम और उनके टीम को SLV-3 प्रोजेक्ट में सफलता मिली। प्रोफेसर सतीश धवन से अब्दुल कलाम ने एक अच्छी लीडरशिप के गुण सीखे। 1981 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1981 में DRDO मुख्य पद की कमान संभाली। 1985 में त्रिशूल, 1988 में पृथ्वी, फिर आकाश, नाग, ब्रह्मोस, एक के बाद एक मिसाइल की लाइन लगा दी। भारत को पावरफुल मिसाइल का केंद्र बनाने और विश्व में भारत को 6 रैंक पावरफुल मिसाइल वाला देश बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि के बाद वह शिक्षा, सेवा और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में फिर वापस लौट आए। 27 जुलाई 2015 को शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर एक लेक्चर दे रहे थे। तभी उन्हें दिल का दौरा आया। इसके बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और इस तरह भारत एक महान वैज्ञानिक को खो दिया।